हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूसीसी एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम प्रीवियस जो क्वेश्चन है पीवाई क्यूज जो है वो सारे करेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो आरआरबी की जो एग्ज़ाम लगी थी एनटीपीसी की 2021 और 22 के सारे क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखो इसका है सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी किसे कहते हैं? सीरोलॉजी किसे कहते हैं? सीरम सीरम व शरीर के अन्य तरल पदार्थों के अध्ययन को, सीरम व शरीर के अन्य तरल पदार्थों को क्या कहा जाता है? के अध्ययन को क्या कहा जाता है? के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। हम जो सारे जो चार इसके जो है ना, उन सभी को हम क्लियर करेंगे, फिर अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो सीरोलॉजी किसे कहेंगे? सीरम व शरीर के अन्य तरल पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। आ गई समझ? फिर दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है इसको हिंदी में। तो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर, कोशिका में केंद्रक को छोड़कर, किसको छोड़कर? केंद्रक को छोड़कर जो लिक्विड होता है, जो तरल जेली समान जो पदार्थ होता है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को छोड़ के तरल पदार्थ जो होता है, ठीक है, तरल पदार्थ, इसी के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी के अंदर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसी के अंदर लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम होता है। इसी के अंदर राइबोसोम होता है। इसी के अंदर वेक्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो यानी कि कोशिका में केंद्रक को छोड़कर, किसको छोड़कर? न्यूक्लियस को छोड़कर या नाभिक को छोड़कर जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, उस तरल को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दोनों क्लियर? जो तीसरा है इसका सी जो है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी किसे कहेंगे? शरीर में जो रोग है, रोगों की पहचान और निदान है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन और निदान को क्या कहेंगे? ईटियोलॉजी कहेंगे। चार ऑप्शन क्लियर हो गए। पहला है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी यानी कि शरीर में सीरम व अन्य तरल पदार्थों की स्टडी को, के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर, केंद्रक या नाभिक को छोड़कर जो अन्य जेली समान जो पदार्थ होता है, उसको क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य इसको कहेंगे। ईटियोलॉजी किसे कहेंगे? यानी कि शरीर के अंदर रोगों की पहचान, उनका निदान करने की स्टडी को क्या कहा जाता है? ईटियोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन्कोलॉजी, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ भाई।
भाई एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। अस्थि सुशीरता यानी कि जिसको हम कहते हैं अस्थि भंगुरता, ये हड्डियां कमजोर हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? अस्थि सुशीरता हो जाती है। दूसरा है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इसका मतलब क्या है कि ब्लड में शर्करा का लेवल क्या होता है? अप हो जाता है। उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। और ये किससे रिलेट होती है? जो इंसुलिन होता है, क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन का जो लेवल है कम ज्यादा हो जाने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह रोग हो जाता है। फिर है कैंसर यानी कि अपना जो क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो वो किससे जुड़ा है? कैंसर से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की के रूप में जाना जाता है? यानी कि किस कोशिकांग को सुसाइड बैग, जिसको हम कहते हैं सुसाइड बैग, सेल का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो इन कौन से ऑर्गन है, कौन सा कोशिकांग है जिसको सुसाइड बैग कहा जाता है? इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक जो है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो केंद्रक है वो कोशिका का केंद्र होता है। कोशिका का क्या होता है? केंद्र होता है। यानी कि कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। क्योंकि इसके अंदर डीएनए, आरएनए व प्रोटीन, डीएनए, आरएनए व प्रोटीन जो होता है किसके अंदर होता है? केंद्रक के अंदर स्थित होता है। दूसरा जो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है कि ये एक ऐसा विचित्र अंग है। क्या है? विचित्र अंग है। क्यों है विचित्र अंग? क्योंकि इसमें खुद का आरएनए होता है। यही एक ऐसा ऑर्गेन्यूल है जिसमें क्या होता है? खुद का आरएनए होता है। साथ ही इसके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है भविष्य के लिए एटीपी के रूप में, किसके रूप में? एटीपी के रूप में सुरक्षित रहती है या संग्रहित रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रिपीट कर देते हैं। क्योंकि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित रखता है। इन फ्यूचर के लिए संग्रहित रखता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या फिर कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन में यानी कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कौन? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं भाई? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो पाचक एंजाइम है वो किस किस में? जो लीवर होता है यानी कि यकृत जो होता है, अपना जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो होता है, उनमें क्या होता है? लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है? टूटी फूटी सेल्स को निगल जाता है और सेल की सफाई करता है। टूटी फूटी सेल को निगल कर सेल की सफाई करता है। इन कभी कभार क्या होता है कि ये पाचक एंजाइम जो है इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो
लाइसोसोम है वो अपनी जीवित सेल्स को ही क्या होता है, डाइजेस्ट कर जाता है, इनकी पचा जाता है, इसलिए सेल की क्या होती है, डेथ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग या कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन देखो अपना, ये क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा है भाई इसमें, यानी कि 3 इसमें सही होंगे और 1 क्या होगा, गलत होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता, बात बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसका जो दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये बात भी सही है भाई, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या कहता है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन होता है। तो ये बात ही भाई बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सी हुई, फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। किसका, एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई ये, क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता, इसमें पाइरुवेट का विघटन होता है। किसका विघटन होता है, पाइरुवेट का विघटन होता है, पाइरुवेट का विघटन होता है, पाइरुवेट का विघटन होता है। अतः है इन चारों ऑप्शन में जो फोर्थ ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड का विघटन होता है। ठीक है, हमें गलत पूछा है, तो एसिटिक एसिड का विघटन नहीं होकर इसमें किसका होता है, पाइरुवेट का विघटन होता है। तो इस हिसाब से फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, आपके सामने स्क्रीन पे देखो। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया है कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह है। कोशिका का शक्ति ग्रह है किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, शक्ति ग्रह है किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो इससे ये आंसर आ जाता है। वैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं आरबीसी, जो अपनी लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कार्पल्स जो है, इनके बारे में देखते हैं कि जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है मानव में केंद्रक रहित होती है। मानव में आरबीसी केंद्रक रहित होती है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। केंद्रक रहित, केंद्रक रहित होती है आरबीसी। आ गई समझ? फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पल्स क्या है, इनके बारे में देखते हैं। ये जो है अपने शरीर का प्रतिरक्षा जो तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है, क्योंकि इसमें जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि ये दोनों अपने जो बॉडी का सुरक्षा कवच होती है। ठीक है, जो बाहर से जो एंटीजन्स आ जाते हैं, फॉरेन जीन आ जाती है, उनसे हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होती है, सहायक होती है। फोर ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है।
किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कोशिका पाई जाती है, जो सेल के अंदर और ऑर्गन के अंदर क्या करती है? पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में ये पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में। तो फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। एक बार और बता देते हैं क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि यह ऊर्जा को, किसको? एनर्जी को, ऊर्जा को एटीपी के रूप में, किसके रूप में? एटीपी के रूप में फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। भविष्य के लिए क्या करता है? सुरक्षित रखता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया आपको। किसे कोशिका का पावर हाउस कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? भाई यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बन गया भाई, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की? मर्त कोशिका की। किस कोशिका की? मर्त कोशिका की खोज की 1665 में। पहला क्वेश्चन आ गया यहीं से हमारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और कोशिका कैसी थी? डेड सेल थी, मर्त कोशिका थी। अब इसके ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए की थी? नहीं भाई, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज नहीं की। सॉरी। दूसरा ऑप्शन जो है क्या बोलता है कि एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की। नहीं भाई, प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज नहीं करी। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? रक्त का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की। नहीं, रक्त का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज नहीं की थी। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता सही हो। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने क्या करी? कोशिका की खोज करी। तो ये क्वेश्चन, सॉरी, ये जो आंसर, ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कॉर्क का मतलब है इन्होंने पेड़ की छाल, इसमें पेड़ की छाल में कोशिका की खोज की थी। पेड़ की छाल में, जो इनको किसके समान दिखाई दी थी? जो मधुमक्खी के छत्ते में जो चेंबर होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में जो चेंबर होते हैं, षटकोणीय चेंबर। कैसे चेंबर? कोष्ठक जो है, सॉरी चेंबर नहीं, सेल। तो कैसे होते हैं? षटकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? षटकोणीय होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज की। कॉर्क का मतलब यहाँ किससे है? पेड़ की छाल से है। जो पेड़ की छाल कैसी होती है? मर्त होती है, डेड होती है। पेड़ की छाल कैसी होती है? डेड होती है, कि मर्त होती है। इसीलिए इन्होंने किसकी खोज की? मर्त कोशिका की खोज की, डेड सेल की खोज की। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित कोशिका की खोज, यहाँ लिख देते हैं, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी भाई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या करी? जीवित कोशिका की खोज करी। अब देखो कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से। पहला क्वेश्चन बन जाता है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कौन सी कोशिका थी वो? मर्त कोशिका थी। कब की? 1665 में की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कॉर्क का मतलब यहाँ किससे है?
पेड़ की छाल से, और पेड़ की छाल कैसी होती है? मर्त होती है। हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन में है क्या। पहला ऑप्शन क्या है? करणीय नहीं, करणीय नहीं कहा जाता। दूसरा है कोशिका द्रव्य। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म भी इसको हमें कह देते हैं, कोशिका द्रव्य। थर्ड ऑप्शन उल्ब। नहीं भाई, उल्ब नहीं होता, फुफ्फुसी है। लंग्स, लंग्स कैसे हो सकता है इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। याद होते जा रहे हैं क्वेश्चन। सारे के सारे जो क्वेश्चन है देखो किसमें पूछे गए हैं। अभी लेटेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी 21/3/2021 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं और आने वाली एग्जाम के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है? देखते हैं, देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहले जो ऑप्शंस हैं उनका पोस्टमार्टम कर देते हैं हम। कौन सा इसका राइट आंसर आएगा? प्लाज्मा झिल्ली इसका पहला ही ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया इसका, फिर से हम रिपीट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये जो सेल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण, ये कोई सेल है तो इसका बाह्यतम आवरण कौन सा हो गया? ये हो गया बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयवों को, कोशिका के अवयव कौन कौन से हो गए? ये तो हो गया केंद्रक। क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक। केंद्र के अलावा और क्या हो गया इसमें? ये जो जेली जैसा जेली समान जो पदार्थ होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या फिर हम इसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। और अवयव कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, जिसको क्या कह सकते हैं? सुसाइड बैग कह सकते हैं। सुसाइड बैग यानी कि सेल का सुसाइड बैग भाई, सुसाइड बैग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। इन केस वो क्या होते हैं? अपनी ही जीवित सेल्स को पचा जाते हैं, तो जीवित सेल को पचा जाते हैं, इसीलिए उनको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इनके अलावा और क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। इनके अलावा ईआर होती है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कह सकते हैं। इसके अलावा गोल्जी काय होता है,
गोल्जी काय होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कोशिका के अवयव होते हैं। उन्होंने कहा कि कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो ये कोशिका का बाह्य वातावरण हो गया और ये कोशिका का अंदर का वातावरण हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये एक मेम्ब्रेन आ रही है भाई, एक झिल्ली आ रही है, जिसको क्या कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कह देते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग तो भाई सारे होते हैं जिनको हमने अभी बताया, ये कोशिकांग है सारे। क्या है ये, कोशिकांग होते हैं सारे, जो कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, ये कोशिका के अंदर यहाँ। स्नायु कोशिका, नहीं भाई स्नायु कोशिका नहीं होती, तो ये गलत है। चिकनी पेशी कोशिका, नहीं भाई चिकनी पेशी कोशिका भी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कट रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। किससे भरी होती है, पाचक एंजाइमों से भरी होती है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सारे के सारे गोल्जी, ये क्या है, कोशिकांग है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग, लाइसोसोम कोशिकांग और राजधानी कोशिकांग, ये सारे कोशिकांग हैं। अब देखते हैं इसमें पाचक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी काय नहीं भाई, गोल्जी काय में नहीं पाए जाते। ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, इसमें प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती हैं, हेल्प करती है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये तो कैसे हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि इसमें तो जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो किस रूप में संग्रहित रहती है, एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। अब यहाँ से कई बार एटीपी का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ट्राई फास्फेट, ये किसकी फुल फॉर्म है, एटीपी की फुल फॉर्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के रूप में सेव रहती है। फिर अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो किसको पचाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, वसा आदि को पचाने में सहायक होते हैं, आदि को पचाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा आदि को पचाते हैं। इसी में हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि भाई इनको और क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो टूटी फूटी कोशिकाओं को और साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को पचाते हैं। इनके कभी कभार ये हो जाता है कि ये जीवित कोशिकाओं का पाचन कर जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका में, फिर कोशिका का जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर है रसधानी, नहीं रसधानी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। हो गया क्वेश्चन क्लियर, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन है वो क्लियर होंगे, फिर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जो हर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज हैं,
ठीक है, देखो ये भी किसमें, आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है शरीर में लगी चोट के लिए। देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। केवल समसूत्रण, जिसको माइटोटिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोटिस, माइटोटिस, सॉरी माइटोसिस, या फिर समसूत्री विभाजन, क्या कह सकते हैं इसको, समसूत्री विभाजन इसको कह सकते हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन में जो मदर सेल होती है, कि जो मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका, पेरेंटल जो सेल होती है, मातृ कोशिका से दो डॉटर सेल बनती हैं, कितनी, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जो मातृ कोशिका जो होती है उसके समान होती है, सेम टू सेम, कैसी होती है, एकदम समान होती है, स्ट्रक्चरल वाइज या फिर गुण वाइज क्या होती है, सेम होती है। क्या, केवल समसूत्रण, समसूत्री यानी समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इस विभाजन में मातृ कोशिका जो है दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है, पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और दोनों कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, ये जो है, ये समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है, किनमें होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, केवल अर्धसूत्री विभाजन, केवल अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो पेरेंटल सेल होती है, जिसमें तो डॉटर सेल बनती हैं, दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। पुत्री कोशिकाएं क्या होती है, दोनों अलग अलग होती हैं, पुत्री कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि अर्धसूत्री हैं तो इसमें आधे आधे हो जाते हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला वो क्या है ऑप्शन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों क्या समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होते हैं। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्रण। भाई नहीं होगा तो फिर चोट जो लगी हुई है उसकी मरम्मत कैसे होगी। तो अभी हमने जो पहले जो इसका ऑप्शन है केवल समसूत्रण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल समसूत्री विभाजन, क्योंकि अभी हमने इसका डिस्क्राइब किया है। इसको यहाँ देखो कि कायिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन, और शरीर में लगी जो चोट है उसको केवल किसके द्वारा, वो केवल किसके द्वारा ठीक होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ठीक होती है। भाई जैसे मान लो हमारे हाथ पे क्या लग गई, चोट लगी, दिख रहा है हमारे हाथ पे क्या लग गई, चोट लग गई, स्किन पे चोट लग गई। तो अगर चोट लग गई, थोड़ी कम चोट है, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में वो सही हो जाएगी, वापस वैसी की वैसी स्किन आ जाएगी। तो ये क्या होती है, हमारी कायिक कोशिका होती है, जो अपनी स्किन होती है वो क्या होती है, कायिक कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल समसूत्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आप सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसके एक बार, क्यों होती है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्योंकि इनमें अत्यधिक मर्त कोशिकाएं पाई जाती है। भाई सही बात है, क्योंकि इनमें डेड सेल पाई जाती हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, इसके बाहर की ओर जो छाल है वो क्या होती जाती है, मर्त होती जाती है। ठीक है, सही है पहला। दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं। भाई उनका जो तना है वो ऊंचाई में बढ़ता है, लेकिन जड़ें नीचे की ओर भी तो बढ़ती हैं उनमें, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
बात सही है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन स्वयं किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई जब भोजन आप खुद स्वयं बना रहे हैं तो भोजन उनको ढूंढने थोड़ी जाना पड़ेगा। जब भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा तो ऊर्जा की क्या कम आवश्यकता होगी, ऊर्जा कम खर्च होगी। हमारे जैसे थोड़ी है खाना बनाओ फिर खाओ, खाना बनाने खाने में क्या होती है, एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन ये तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसलिए ऊर्जा कम खर्च होती है। ये भी सही है। तो लग रहा है क्या है ऑप्शन, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ऑक्सीजन का उत्पादन ही तो कर रहे हैं, उनको कहीं जाना थोड़ी हो रहा है, तो एनर्जी उसमें क्या हो रही है, कम खर्च हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि बनाने वाली पत्तियां बहुत सारी होती हैं लेकिन उनमें डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती है। भोजन काफी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है लेकिन खर्च, ऊर्जा खर्च कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, यानी केवल प्लांट में, केवल प्लांट्स में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, प्लांट्स में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन, देखते हैं क्या बोलते हैं ऑप्शन। यहाँ पे लगा है, स्टार लगा है भाई, ओनली, ओनली, केवल प्लांट में पाए जाते हैं, न कि जीवों में, सॉरी न कि जीवों में, जंतु कोशिकाओं में, सॉरी। देखते हैं ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया पहला ऑप्शन है भाई, एनर्जी की आवश्यकता प्लांट्स को भी होती है और जीवों के यानी कि जंतु कोशिकाओं को भी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑफकोर्स दोनों में होता है, इसमें होता है, दोनों में पाया जाता है। इसकी विशेषता तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो किसके रूप में रहती है, एटीपी के रूप में है। तो दोनों को एनर्जी की आवश्यकता होगी, प्लांट को भी और एनिमल को भी, इसीलिए ये तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाएगा। फिर है लाइसोसोम, नहीं भाई लाइसोसोम केवल किसमें होता है, एनिमल सेल्स में होते हैं केवल लाइसोसोम, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट को पाचक एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। और हमें पता है लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये तो दोनों में नहीं होंगे, यानी कि प्लांट सेल में ये नहीं होंगे, ओनली एनिमल सेल में होंगे। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है इसका, रसदानी, भाई रसदानी दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, ऑफकोर्स भले वो छोटी होती है लेकिन जंतु कोशिका में पाई जाएगी और प्लांट कोशिका में भी पाई जाएगी। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, लवक, फोर्थ ऑप्शन क्या है, लवक। तो जो लवक होते हैं ओनली किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको हम बोलते हैं, हरित लवक, हरित लवक। दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे कौन से हैं, क्रोमोप्लास्ट, जिनको बोलते हैं वर्णी लवक, क्या बोलते हैं, वर्णी लवक। और जो थर्ड है, पहले है क्रोमोप्लास्ट, दूसरे क्रोमोप्लास्ट, थर्ड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जिनको अवर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवर्णी लवक। एक मिनट रुकना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लवक। ठीक है, और लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट जिनको बोलते हैं हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट जिनको बोलते हैं वर्णी लवक, कलरफुल होते हैं अलग अलग। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट जिनको बोलते हैं अवर्णी लवक बोलते हैं, जिनमें कोई किसी प्रकार का कोई पिगमेंट लवक नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में कई अंग हैं, बिल्कुल कई अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं हमारे शरीर में, कई अंग होते हैं। पाचन, पाचन के लिए एलिमेंट्री कैनाल होती है, श्वसन के लिए लंग्स होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। देखते हैं, पेट, स्टोमक। स्टोमक कैसे बड़ा हो सकता है, आमाशय कैसे बड़ा हो सकता है, ठीक है, आमाशय बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, छोटा ऑर्गन होता है। आमाशय में क्या होते हैं भाई, आमाशय में HCl होता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, एसिडिक माध्यम बनाने में हेल्प करता है। दूसरा होता है किडनी, गुर्दे। नहीं भाई, गुर्दे थोड़ी होते हैं, किडनी थोड़ी होती है, ये ब्लड प्योरीफाई करने का काम करती है। साथ में पानी। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्किन, त्वचा। तो स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, सबसे बड़ा अंग होती है। दिमाग, दिमाग भाई वैसे बड़ा है, कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन वैसे यानी कि आकार में बड़ा थोड़ी होता है दिमाग। दिमाग का वेट कितना होता है पता है क्या, 1400 सीसी होता है, 1400 सीसी। तो जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। कार्य पूछा है, फ्लोएम का कार्य। 2 प्रकार की मेन सेल होती है प्लांट में, कौन कौन सी होती है पता है क्या, एक होती है जाइलम, एक होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। दूसरी कौन सी होती है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, जाइलम क्या काम करती है, जड़ों से जल को, देखो याद करने का तरीका बताएंगे आपको, जड़ों से जल, खनिज लवण, जल, खनिज लवण आदि को लेकर ऊपर पत्तियों की ओर चलती है, जाइलम। ठीक है, तो आप याद करने का तरीका ऐसा रख सकते हो, जाइलम, जयफोर जाइलम और जयफोर जल। ठीक है भाई, कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जाइलम कौन सा होता है, फ्लोएम कौन सा होता है। तो जाइलम क्या होता है, जड़ों से जल व खनिज लवणों को कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक, टिप तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम फैसे, फ्लोएम फैसे फल, फल यानी खाना, ये क्या करता है, पत्तियों में बने हुए भोजन को, पत्तियों में बने हुए भोजन को कहाँ पहुंचाता है, जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। और पत्तियों में जो भोजन है वो किसके द्वारा बनाता है, अभी बताया था हमने, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है, यानी कि भोजन ये बनाता है। तो 2 प्रकार हो गए, जाइलम जड़ों से जल खनिज लवणों को पत्तियों की ओर, और इसको याद रखने का तरीका भी यही है कि जैसे जाइलम होता है और जैसे जल होता है, कंफ्यूजन होता है कई बार बहुत सारा। फ्लोएम है, फैसे फ्लोएम हो गया, फैसे फल, फल यानी खाना हो गया, भोज्य पदार्थ हो गए। आ गई समझ। तो अब देखते हैं अपने ऑप्शन पे आते हैं, खाद्य पदार्थों का प्रवाह। भाई फ्लोएम है, अभी हमने पढ़ा, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का प्रवाह करता है। तो ये आंसर इसका, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है तने को सहारा प्रदान करना, नहीं भाई तने को सहारा प्रदान ये नहीं करता। फिर है खनिजों का संचरण, अभी हमने पढ़ा, इसका पहले ही बता दिया हमने, खनिजों का संचरण है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है जल का प्रवाह है, जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है भाई, जाइलम के द्वारा होता है,
तो आ गया समझ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, खाद्यों का प्रवाह। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इन्होंने आरएनए की फुल फॉर्म पूछी है। आरएनए क्या पूछी है, फुल फॉर्म। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसकी फुल फॉर्म है, आरएनए की फुल फॉर्म है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, रोबर्ट न्यूक्लियर एसिड। अरे भाई रोबर्ट न्यूक्लियर एसिड थोड़ी होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा है रेटिनल न्यूक्लिक एसिड। रेटिनल न्यूक्लिक एसिड कैसे हो सकता है, कहीं जम ही नहीं रहा। थर्ड ऑप्शन है रिबो न्यूक्लिक एसिड। रिबो नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। रिबो ऐसे आ गया, रिबो नहीं होता वो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन है रिबो न्यूक्लियर एसिड। न्यूक्लियर नहीं होता भाई, न्यूक्लिक होता है वो। तो ये आंसर भी इसका क्या हो गया, गलत। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर कौन सा निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। आ गई समझ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। भाई होते हैं, सही बात है। जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं, सामान्य में तो 46 बता दिए, लेकिन सामान्य जनन कोशिका में कितने होते हैं। देखते ऑप्शन में है क्या इसका राइट आंसर। 46 गुणसूत्र, भाई ये 46 तो पूरी कोशिका में होते हैं। पूरी मानव कोशिका में क्या उतने कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, 23 गुणसूत्र, 23 क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 गुणसूत्र। चौथा क्या बोलता है, तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, 44 गुणसूत्र। नहीं भाई 44 नहीं होते, 44 जो गुणसूत्र नहीं होते। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 22 गुणसूत्र, नहीं 22 गुणसूत्र नहीं होते। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, डैश यानी रिक्त स्थान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से ऑप्शन में जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी पूछ रहा है, कौन कौन से होते हैं। देखते हैं ऑप्शन में। पहला है जर्म कोशिकाएं। नहीं भाई जर्म कोशिकाएं नहीं होती, जर्म कोशिकाओं को हम जनन कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो जर्म कोशिकाएं होती हैं वो गोनेड बनाती है, गोनाड बोल सकते हैं हम इनको। क्या बनाती हैं, गोनाड बनाती है। मेल में यानी कि नर में ये क्या बनाती है, वर्षण बनाती है। नर में क्या बनाती है, वर्षण। और फिर वर्षण में किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्म्स का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आ गई समझ। और जो दूसरी फीमेल होती है, कि जो मादा होती है, उनमें क्या होता है, किसका, अंडाशय का, ओवेरी का निर्माण करती है। फिर ओवेरी में oogenesis प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, oogenesis, अंडजनन जिसको बोलते हैं हम, oogenesis के द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओवम का। तो जर्म सेल क्या होती है, बेसिकली हम इनको गोनाड कहते हैं, यानी कि जनन कोशिकाएं कहते हैं। जनन कोशिकाएं मेल में क्या होती है, टेस्टिस बनाती है, और टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। फीमेल होती है, फीमेल में ओवेरी बनाती है, यानी कि अंडाशय बनाती है। और जो अंडाशय है oogenesis प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं। तो जर्म कोशिकाएं तो इनमें नहीं होगी। हमें क्या पूछा है, लिंग निर्धारण पूछा है, सॉरी। तो ये तो इसमें नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
ऑटोसोम, भाई ऑटोसोम कैसे हो सकते हैं, हमें तो लिंग निर्धारण के लिए पूछा है। एलोसोम पूछे, ऑटोसोम नहीं पूछे हैं। ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 होते हैं ऑटोसोम, जो लिंग निर्धारण में हेल्प कभी भी नहीं करते। थर्ड ऑप्शन क्या है, एलोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एलोसोम्स क्या होते हैं, लिंग निर्धारण में हेल्प करते हैं या उत्तरदायी होते हैं लिंग निर्धारण के लिए। एलोसोम कौन कौन से होते हैं, जो नर होता है, मेल जो होता है, मेल में होते हैं एक्स और वाई। कौन से होते हैं, एक्स वाई। और जो फीमेल होती है, मादा जो होती है, उसमें क्या होते हैं, एक्स एक्स। ये ही क्या होते हैं, दो जोड़ी गुणसूत्र, जो दो जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, वो लिंग निर्धारण में क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्लियोट्रोपिक जीन। नहीं भाई, पेलियोट्रोपिक जीन कभी नहीं हो सकते इनमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड है, एलोसोम्स लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना स्क्रीन पे, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने किस पौधे का प्रयोग किया था। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, उद्यान मटर। उद्यान मटर को क्या कहते हैं हम, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पाइसम सेटाइवम। क्या है, पाइसम, पाइसम सेटाइवम। क्यों किया था पता है कि इस पौधे का चयन, इन्होंने इसका चयन इसीलिए किया क्योंकि इनमें लक्षणों को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। इन्होंने कितने मटर के 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। फिर इनके अलावा जो पाइसम सेटाइवम है, यानी कि जो उद्यान मटर है, उसमें आसानी से 1 साल में रिजल्ट आ जाते हैं। साथ ही ये द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों इसी एक ही प्लांट में होते हैं। इसीलिए इनमें स्व परागण की प्रोसेस आसानी से हो जाती है और पर परागण भी इसमें कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये आसानी से होने के कारण इन्होंने कौन से पौधे का चयन किया, उद्यान मटर, जिसको पाइसम सेटाइवम कहते हैं, उसका चयन किया। गुलाब का पौधा, नहीं भाई, रोज नहीं, गुलाब का पौधा नहीं होता। थर्ड, लिली, लिली भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4, मिर्च, मिर्च कैसे हो सकता है भाई, मिर्च नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में संतान का लिंग निर्धारण किनके द्वारा होता है। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, क्या ऑप्शन है, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं उस हिसाब से। पहला है मात्र और पितृ दोनों गुणसूत्रों के द्वारा, माता और पिता दोनों के द्वारा, यानी कि ये बोल रहा है बेसिकली एक्स एक्स और एक्स वाई के द्वारा, ये बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मात्र गुणसूत्र के द्वारा, यानी कि एक्स एक्स के द्वारा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑटोसोम। अभी बताया था ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम के द्वारा थोड़ी लिंग निर्धारण होगा, नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, पितृ गुणसूत्र, यानी कि बेसिकली बोल रहा है एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई, एक्स और वाई के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, देखते हैं अभी लिंग निर्धारण। ये हो गए दोनों फीमेल के क्रोमोसोम हो गए, ये हो गए मेल के। किसके द्वारा, किसके हो गए, मेल के। जब इनमें क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया एक्स वाई, तो यहाँ पे लेना था, ये हो गया एक्स एक्स और ये हो गया एक्स वाई, एक्स वाई। तो इनमें बेसिकली ये कह रहा है कि जो एक्स एक्स होती है इनकी फीमेल और जो एक्स वाई होता है वो मेल, यानी कि 50-50% होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई लिंग का निर्धारण किनके द्वारा होता है, भाई 3 तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उनके द्वारा निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास, वाई। तो वाई ऑब्वियसली किसमें होता है, पितृ में होता है, यानी कि पिता में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पितृ गुणसूत्र, जिसको हम एक्स वाई कहते हैं। तो एक्स वाई के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि लड़का या लड़की का निर्धारण किनके द्वारा होगा, पितृ क्रोमोसोम्स के द्वारा, जिसको हम एक्स वाई कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच दृश्य भिन्नता होती है, ये पूछ रहा है। क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं में और क्या वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच में कोई भिन्नता होती है, कोई डिफरेंशिएशन दिखाई देती है? ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, बात सही है, लेकिन दे दिया इन्होंने, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब गतिशीलता में अंतर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, गतिशील दोनों बराबर होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इनकी पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया, आधी बात सही आधी बात गलत बता दी इन्होंने। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हाँ अक्ष युक्त गुणसूत्र बड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों गुणसूत्र बराबर होते हैं। तो भाई ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, हाँ वायु युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं, या इन्होंने क्या लगा दिया, अधिक लगा दिया, तो भाई ये भी नहीं होता इनमें। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता, नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नहीं, उनके ना तो आकार में कोई परिवर्तन होगा और ना ही कोई गतिशीलता में अंतर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, उनके आकार या गतिशीलता में कोई भी परिवर्तन या कोई भी अंतर नहीं होता। जस्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिजीज पूछ रहा है भाई आपको। देखते हैं कौन सी जेनेटिक डिजीज है। पहली है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जेनेटिक डिजीज है भाई, ऑफ कोर्स थैलेसीमिया जेनेटिक डिजीज है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता और भी हो इसमें कोई। एनीमिया, एनीमिया कोई जेनेटिक डिजीज नहीं होती। बेसिकली एनीमिया होता क्या है, इसको रक्त अल्पता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी या फिर रक्त की कमी, रक्त की कमी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एनीमिया। एनीमिया कोई जेनेटिक डिजीज नहीं होती, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो क्या है, रतौंधी। इसमें बेसिकली क्या होती है, आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है, यानी कि आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जेनेटिक डिजीज नहीं होती भाई, किसी में भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। तो विटामिन ए की कमी का मतलब डिजीज थोड़ी, जेनेटिक डिजीज थोड़ी होगी वो, नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कैंसर। चलो कैंसर के बारे में एक क्वेश्चन है कि भाई कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है, कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे इसका आंसर क्या होगा, हमने क्वेश्चन किया है इसका थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में माता और पिता दोनों इस रोग के वाहक होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों वाहक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है या आनुवांशिक विकार है। क्लियर। ये क्वेश्चन बताना, ये सॉरी ऑप्शन बताना है आपका। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभी हमने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था, इसका क्वेश्चन किया था, बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है, यहाँ पे बारे में है, बारे में गलत है, गलत पूछ रहा है, यानी कि 3 सही होंगे 1 गलत होगा बेसिकली। देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा क्या बोलता है। पहला ऑप्शन है, एक पुरुष में एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ना कि भाई मेल में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, 2, एक एक्स और एक वाई, यानी कि एक जोड़ी होते हैं, यानी कि ये सही है। दूसरा हमें गलत पूछा है ना, हमें गलत कमेंट पूछा है भाई, इन बातों पे ध्यान रखा करो, सही कौन सा है गलत कौन सा है, क्योंकि यहीं पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर जाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, बच्चे का लिंग निर्धारण निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर व मादा युगक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं।
बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है। देखते हैं और ऑप्शन क्या बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एक्स एक्स और वाई होते हैं, एक्स एक्स और वाई ये बोल रहा है ना। तो भाई तीन थोड़ी होते हैं, दो ही तो होते हैं फीमेल में दो होते हैं, एक्स एक्स। तो ये ऑप्शन भी इसका क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या बोलता है, द्विगुणित जीवों यानी कि 2n डिप्लॉइड जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा होता है, बिल्कुल विशिष्ट जोड़ा होता है, क्योंकि मेल में एक्स वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो व्यक्ति का लिंग निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल लिंग निर्धारित होता है फीमेल और मेल के, यानी कि मेल के क्रोमोसोम के द्वारा एक्स और वाई के द्वारा। तो ये बात भी क्या है, सही है। ये बात भी क्या है, सही है। ये बात भी क्या है, सही है। हमें पूछा क्या है, गलत कमेंट पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक फीमेल में तीन नहीं कितने होते हैं, ओनली दो होते हैं, एक्स एक्स होते हैं केवल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। होमोसेपियंस क्या है पता है क्या, ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, आधुनिक आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम तो किसके द्वारा दिया गया था, सी लीनियस के द्वारा। बिल्कुल सी लीनियस के द्वारा क्या दिया गया था, होमोसेपियंस नाम दिया गया था, जो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। डार्विन ने क्या किया था भाई, इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। लिख देते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या प्रकृति का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको हम। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। मीलर ने भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम किया था। क्या किया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम किया था मीलर ने, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। फोर्थ ऑप्शन है जे मेंडल। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके बारे में देखा था कि इन्होंने क्या किया था, पाइसम सेटाइमम पर काम किया था, उद्यान मटर पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल पाइसम सेटाइव पर काम किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी लीनियस। देखो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका। सांप का क्या होता है, सांप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नाजा। ये सांप का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो होमोसेपियंस जो है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी लीनियस ने होमोसेपियंस शब्द के बारे में बताया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है पूछा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसका इतना महत्व नहीं है, उसको कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। तो इनमें कौन सा है अवशेषी अंग, मस्तिष्क अवशेषी अंग हो सकता है कि भाई हम अवशेष होते अब तक मस्तिष्क अवशेषी अंग हो जाता। तो बेसिकली मस्तिष्क इसमें अवशेषी अंग नहीं होता, ब्रेन इसमें नहीं होता। और भी देखते हैं इसमें सही और कौन से हैं, अक्कल दाढ़ जिसको बुद्धि दांत कहते हैं, बिल्कुल अवशेषी अंग है, ये हमारे लास्ट में उगते हैं, जिनको हम मोलर दांत कहते हैं। क्या कौन, सॉरी प्री मोलर कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, प्री मोलर, जो लास्ट में उगते हैं, जिनको हम अक्कल दाढ़ कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। फिर है अपेंडिक्स, जिसको कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं हम। क्या कहते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। ये बिल्कुल अवशेषी अंग होता है, ये किसी काम की नहीं होती भाई, बढ़ जाने पर इसका ऑपरेशन और करवाना पड़ता है, इसको कटवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स किसी काम की नहीं होती है ना, कि अवशेषी अंग होती है। कान की मांसपेशियां भी क्या होती हैं, अवशेषी अंग होती हैं। हमें पूछा है, नहीं पूछा है भाई, स्टेटमेंट पढ़ा करो, नहीं पूछा है इन्होंने, तो नहीं का मतलब क्या है, ब्रेन।
मस्तिष्क जो होता है अवशेषीय ऑर्गन नहीं होता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? देखो अमीबा की बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। लो, ये क्या बन गया? अमीबा। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ये बिना आकार का होता है, ये कैसा भी आकार ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसलिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनाई है इसकी, देखो ऐसे बनाई है भाई बेसिक स्ट्रक्चर इसकी। ठीक है, ये लो। अब देखते हैं ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्या भोजन का ग्रहण मुख के द्वारा होता है, माउथ के द्वारा? भाई इसमें आपको कौन सा माउथ दिख रहा है? तो बेसिकली इसमें माउथ नहीं पाया जाता, तो भोजन का ग्रहण माउथ के द्वारा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शरीर की पूरी त्वचा। भाई बिल्कुल सही है, शरीर की पूरी त्वचा, यानी जिसको इसको कहाँ भी भोजन दिखे तो ये उस स्थिति में क्या करेगा? ये अपने ऑर्गन को ऐसे बढ़ाएगा, अपनी त्वचा को बढ़ाएगा। ये बढ़े हुए ऑर्गन को हम क्या कह सकते हैं? बड़े हुए ऑर्गन को कहते हैं हम स्यूडोपोडिया, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं, कूटपाद, या फिर स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये अपनी स्किन के द्वारा क्या करता है? अपनी पूरी त्वचा, होल बॉडी के द्वारा ये क्या करता है? भोजन ग्रहण कर सकता है। तो ये तो सही है। चलो और ऑप्शन भी देख लेते हैं। कसाबिका की गति। भाई इनमें कसाब थोड़ी पाए जाते हैं, इनमें कसाब नहीं, कसाब यूग्लिना देखा आपने? यूग्लिना के अंदर कसाब पाया जाता है, तो ऐसे होता है यूग्लिना के अंदर। ये होती है कसाब, फ्लेजिला जिसको कहते हैं। ठीक है, और पक्षमाभ यानी कि सीलिया, सीलिया भी इनमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी स्किन क्या होती है? चिकनी स्मूथ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा ये क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। जब भी इसके पास भोजन आता है तो अपनी ये जो स्किन होती है उसको फोल्ड करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो इन फोल्डेड को क्या कहते हैं? कूटपाद या फिर सूडोपोडिया कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई, आपके क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, सेशन कैसा लगा? लाइक करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।